नमस्कार दोस्तों। पिछले कई स्लाइड्स में और लेक्चर्स में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति की जो विभिन्न कारण हैं, उनकी घटनाएं हैं, उनको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम लोग फ्रांस की क्रांति का महत्व, फ्रांस में और उससे और उस फ्रांस के बियॉन्ड पूरे यूरोप और पूरे विश्व में पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व विश्व के इतिहास में है। फ्रांस की क्रांति का एक तो सबसे कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से है यूरोप की। और इसका जो जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि फ्रांस की क्रांति ने ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया जो बिल्कुल क्रांतिकारी थे और बिल्कुल नए थे। तत्कालीन सामंतवादी समाज से बिल्कुल उलट, बिल्कुल क्रांतिकारी विचार थे। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की बात की। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधारों की बात की। उन्होंने राजनीति में भी क्रांतिकारी विचारों को प्रश्रय दिया। ये बात अलग है कि वो इन विचारों को इम्प्लीमेंट करने में कितने सफल हुए, लेकिन विचार विचार जो उन्होंने प्रस्तुत किए वो वाकई में पूरे विश्व में प्रभाव डालने वाले थे। उन्होंने एक राजनीति और समाज के संबंध में एक ऐसी नई विचारधारा की उत्पत्ति की और एक नया ही दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया। और जो उन्होंने जो विचारधारा दी, जो एक प्रोग्रेसिव विचारधारा, जैसे प्रगतिशील विचारधारा जो जनता के सामने प्रस्तुत की, उससे लोगों में एक लोग जो अभी तक सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन के प्रति उतने जागरूक नहीं थे, वो और ज़्यादा जागरूक हो गए। अब उनका जो उत्साह है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो अब उन्हें ये उम्मीदें जगने लगी उनके अंदर कि हमारा जीवन ज़्यादा अच्छा होगा और जो जो राज्य है वो इट हैज़ टू बी वेरी वेलफेयर स्टेट। और इस राज्य का जो काम है वो जनता के लिए कार्य करना है, ना कि जनता पर शासन करना है। और जो राज्य है वो जनता के लिए बनाया गया, जनता के द्वारा निर्मित कराया गया। इट हैज़ टू बी गवर्न बाय पीपल ओनली। ये जो विचार है वो फ्रांस की क्रांति से एक तरीके से उद्बोधित होता है। और जो इन विचारों ने पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ दी। यहाँ तक कि जर्मन फिलोसोफर है कांट, उन्होंने भी इसे विक्ट्री ऑफ नॉलेज कहा। और क्योंकि नए विचार, नई उमंग, नई उत्साह हमें फ्रांस की क्रांति में अलग अलग विभिन्न विभिन्न चरणों में दिखाई पड़ते हैं। हेगल जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे। उन्होंने भी क्रांति की याद में वृक्षारोपण किया। बैस्टिल के पतन के बाद में सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर छात्रों ने खुशी जाहिर की। और यहाँ तक कि इंग्लिश पोएट वर्ड्सवर्थ ने भी फ्रांसीसी न होने पर पछतावा जताया। मतलब साफ है कि सभी लोग, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, सभी इससे अछूते नहीं रहे इसके प्रभाव से। और उन्होंने उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, ये जो नए विचार आए उसको अप्रिशिएट किया। और ये विचार केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में और अंततः पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित हुए। एक इम्पॉर्टेंट जो इसका महत्व था वो ये था कि फ्रांस की क्रांति ने जो उसके आसपास के जो एरिया थे, जो कि अभी तक भी एक आज़ादी का जीवन नहीं जी रहे थे, उन देशों को और उन देशों के निवासियों को प्रेरित किया कि वो जनता जनता की शासन को लाने का काम करें। और इसी से प्रेरित होकर के ग्रीक में भी स्वतंत्रता का संग्राम वो सफलतापूर्वक
प्रेरित हुआ फ्रांस से। इसी तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट ने जहाँ-जहाँ पे युद्ध किए, वहाँ-वहाँ पे फ्रांस की क्रांति के जो विचार हैं और उसकी विचारधारा है, वो प्रचारित-प्रसारित हुई। और नेपोलियन के ही कारण नेपोलियन he became a catalyst in propagating the idea of unification in Germany and Italy, क्योंकि नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत करके जर्मनी के एकीकरण को प्रसारित या उसका मार्गदर्शन किया। और फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव है वो इंग्लैंड पर भी पड़ा। जो फ्रांस की क्रांति के सबसे पहले के जो लेक्चर्स हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस के जो कुलीन वर्ग है और पादरी वर्ग है, दे वर एंजॉयिंग प्रिविलेजेस और प्रेरोगेटिव्स जो कि आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं थे। जब फ्रांस की क्रांति हो गई, उसके बाद में वापस से कभी भी ये प्रिविलेजेस इन कुलीन लोगों को नहीं मिले। हालांकि 1804 और 5 के बाद में एक तरीके से जब नेपोलियन ने राजशाही की स्थापना कर दी, उसके बावजूद भी ये लोग पुनः अपनी अपनी जो हायर स्टेटस थे, अपने प्रेरोगेटिव्स थे, उनको वापस से पा नहीं सके। और चर्च चर्च जो अपनी पोजीशन थी उसकी हायर पोजीशन थी, उसको भी वापस से पुनर्जीवित नहीं कर सका। साथ ही जो पुरानी शासन प्रणाली थी, जो आसिया रिजीम फ्रांस में डेवलप थी पहले से ही, उसको वो भी वापस से नहीं आई। और किसानों की जो हालत है वो बहुत अच्छी कंपैरेटिवली हो गई पहले के कंपैरिजन में, और की सरकार है वो भी प्रभावशाली ढंग से चलाई गई। कानूनों का अधिकार क्षेत्र है वो भी विस्तृत हुआ। कराधान जो कि पहले बिना किसी लॉजिक के रीजंस के लगा दिए जाते थे, उनको भी थोड़ा तर्कसंगत बनाया गया। इस तरीके से फ्रांस की क्रांति ने मध्यकालीन प्रणाली के कब्रिस्तान पर आधुनिक युग के बीज लगा दिए उन्होंने। फ्रांसीसी क्रांति में जितने भी जो आधुनिक विचार हम लोग सुनते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, जनता का शासन, सेपरेशन ऑफ पावर, इस तरीके के जो भी जितने भी विचार हैं हम लोगों ने जो पढ़ते हैं, वो सब फ्रांसीसी क्रांति की ही उपज थी। वहीं से ये प्रगतिशील दृष्टिकोण विकसित हुआ था। और यूरोप में आधुनिक युग के निर्माण में इन विचारों की बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय भूमिका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।